हेलो प्यारे बच्चों, होप कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई खूब अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग अपना अगला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसमें मैं अगेन आपको पार्ट बाय पार्ट पढ़ाऊँगी। तो आज हम लोग का पहला क्लास है पार्ट 1, जिसमें हम लोग क्या क्या कवर करेंगे। आइए फटाक से पहले वो देख लेते हैं कि हम लोगों को क्या क्या कवर करना है। पहले तो हम लोग इंट्रोडक्शन देख लेंगे थोड़ा सा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक्चुअली हम क्या करते हैं, क्या पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोड क्या होता है और कैसे इसमें हमारा जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट होता है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है क्या और वो कैसे जनरेट होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें जो इसकी जनरल कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको आपको टर्मिनोलॉजी आप कह सकते हैं, उसको आपको समझ लेना चाहिए कि हमें यूज़ करना है, तो उससे हम थोड़ा सा रिलेट कर लें खुद को। तो जनरल टर्मिनोलॉजी जो आपके सेल्स की होती है वो देखने के बाद तब हम इलेक्ट्रो केमिकल सेल की बात करेंगे और उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की बात करेंगे। और अगर थोड़ा वक्त भी मिल जाता है तो हम इसके एप्लीकेशन को भी इसी पार्ट में कवर अप करेंगे। ठीक है, तो बेटा ये हमारा आज का जो है मैंने सोच रखा है कि इस पार्ट में हम लोग इतना फ़िलहाल कवर कर लें, है ना। अगर हम लोग इतना कवर कर लेते हैं तो ठीक ही है, एक क्लास के लिए इतना, क्योंकि पढ़ना उतना ही चाहिए जिसमें एटलीस्ट थकान नहीं होने पाए, है ना। तो चलिए फटाफट से शुरू कर लेते हैं कि होता क्या है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और इसे हम क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपका जो है स्टडी ऑफ चेंजिंग ऑफ एनर्जीज फॉर्म, यानी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आपकी जो है वो चेंज होती हैं, किस वजह से चेंज होती हैं, कैसे चेंज होती हैं, इसके बारे में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बताता है। इससे रिलेटेड जितने प्रिंसिपल्स हैं उसके बारे में भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपको बताता है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने के पहले सबसे पहले तो चूँकि केमिस्ट्री शब्द है तो उसमें आपके केमिकल रिएक्शन शब्द आएंगे ना। तो जो केमिकल रिएक्शंस हैं बेटा आपके, वो दो तरह के होते हैं। एक तो आपका स्पॉन्टेनियस होता है। स्पॉन्टेनियस का मतलब बेटा वो रिएक्शंस होते हैं जो आपके खुद से हो जाएं, है ना। ऐसे रिएक्शन जिनके लिए आपको कोई अलग से एफर्ट ना करना पड़े, तो दैट इज़ योर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। और जिसके लिए आपको अलग से एफर्ट करना पड़े वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अब जैसे टीवी देखना है, मोबाइल चलाना है, गेम खेलना है, सहेलियों के संग घूमने जाना है, तो उसके लिए हमें कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है, तो वह स्पॉन्टेनियस है, अपने आप होता रहता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ना मम्मी को कहना पड़ता है, ना टीचर को कहना पड़ता है, ना किसी को कहना पड़ता है। लेकिन अगर हमें पढ़ाई करनी हो या हमें कुछ लर्न करना है तो उसमें हमको स्कूल आना है, कोचिंग जाना है, इन तमाम कामों के लिए आपको कोई ना कोई बाहर से फोर्स चाहिए होता है। कभी कभी फोर्स वो सेल्फ जनरेटेड भी होता है, कुछ बच्चे सेल्फ इंस्पायर्ड भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। ठीक है, तो इसी तरह से केमिस्ट्री में भी दो तरह के रिएक्शंस आपके होते हैं बेटा। कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो खुद से खुद होते हैं और कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनके लिए बाहर से हमें ऊर्जा देनी पड़ती है। तो इस तरह से रिएक्शंस दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की वह शाखा है बेटा जो किसके साथ डील करती है, दो तरह की एनर्जीज के साथ करती है। यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डील्स विद टू
काइंड्स ऑफ एनर्जी स्पेशली, है ना। और वो 2 काइंड्स ऑफ एनर्जी कौन कौन सी हैं? एक तो आपका है केमिकल एनर्जी और दूसरा बेटा आपका है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी होता है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन केमिकल एनर्जी में भी किया जा सकता है। ठीक है, ओके। तो जब केमिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक दूसरे से कन्वर्ट होते हैं तो वो एक प्रोसेस होता है ना। ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, ठीक है, और ये नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। ठीक है, यानी केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होना एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, जबकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में चेंज होना नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। अब ये होगा तो किसी न किसी इक्विपमेंट के द्वारा होगा, है ना, किसी न किसी मीडियम के द्वारा होगा। कि कैसे हम करेंगे इसको? तो ये जो होता है चेंज बेटा, वो वाया जिस सेल के होता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होगा वो क्या करेगा, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलेगा, जबकि इलेक्ट्रोलिटिक सेल, आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलता है। ठीक है, तो ये आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का काम है, जो कि वह मेनली 2 तरीके से करता है। ठीक है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। देखिए कितना सिंपल सा है कि केमिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। केमिकल एनर्जी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के थ्रू केमिकल एनर्जी में चेंज होता है ना। और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलने के लिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की ज़रूरत होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलने के लिए इलेक्ट्रोलिटिक सेल की ज़रूरत होती है। अब जैसे ही सेल शब्द आता है बेटा, है ना, तो खैर इतने से तो आपको इतना समझ में आ गया ना कि हाँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है। वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विज्ञान की वह शाखा है जो हमारे केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के एक्सचेंज को एक्सप्लेन करता है ना, उसके बारे में स्टडी करता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब जब ये सेल की बात आई तो सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रोड होता है। सबसे पहले हमें क्या समझना चाहिए कि इलेक्ट्रोड क्या है और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है। इलेक्ट्रोड क्या होता है, जब बेटा हम किसी भी धातु की छड़ को, है ना, उसी धातु के सॉल्ट के सॉल्यूशन में क्या करते हैं, डिसॉल्व कर देते हैं। किसी हम मेटल की रॉड को लेते हैं और उस मेटल की रॉड को क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए आपने कोई मेटल की रॉड लिया, जिंक की रॉड ली, ठीक है। अब उसको क्या किया, जिंक के किसी सॉल्ट के सॉल्यूशन में क्या कर दिया, डिप कर दिया। जिंक के किसी सॉल्यूशन, सपोज जिंक सल्फेट में आपने क्या कर दिया, डिप कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये किस फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में है। कौन, जिंक सल्फेट है, सॉल्यूशन फॉर्म में है। तो यहाँ पे हमें कौन से आयन मिलेंगे, जिंक आयन मिलेंगे। यहाँ पे हमें कौन से आयन मिलेंगे, जिंक आयन मिलेंगे। ठीक है, तो कब मिलेंगे, जबकि ये सॉल्यूशन फॉर्म में है तो आयन मिलेंगे। अब अगर बेटा इस तरह हमने एक इक्विपमेंट बनाया तो इसे इलेक्ट्रोड कब तक कहेंगे, जब तक कि हम इसको कहीं सेल से जोड़ ना दें। तो होता क्या है, सेल से जोड़ने पर ये दूसरे इलेक्ट्रोड से जुड़ता है और फिर वो क्या बना देता है, सेल बना देता है। लेकिन जब तक ये नहीं जुटा होता है, सिंगल अवस्था में ये इलेक्ट्रोड कहलाता है। ठीक है, समझ रहे हैं। अब ये इलेक्ट्रोड क्यों कहलाता है, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल
डेवलप हो जाता है। वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्यों डेवलप होता है, आइए ये बात समझते हैं। बच्चे होता क्या है कि जब हम मेटल की रॉड को भिगो इसमें डालते हैं, ठीक है, जब हम मेटल की रॉड को क्या करते हैं, डालते हैं, तो मेटल और सॉल्यूशन इन दोनों के बीच एक ट्रांसफ़र ऑफ आयंस होता है। क्या होता है, ट्रांसफर्स ऑफ आयन होता है। तो ट्रांसफ़र ऑफ आयन कैसे होता है, उस ट्रांसफ़र ऑफ आयन की वजह से क्या बन जाता है, एक दो लेयर बनता है, ठीक है, आयन का लेयर बनता है, जिससे क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप होता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो डेवलप होता है, और उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम पोटेंशियोमीटर से नाप लेते हैं, ठीक है। अब ये होता क्यों है, इसके दो रीज़न है। पहला रीज़न तो ये है कि आपका जो मेटल है, आपका जो मेटल है वह रॉड से, वह क्या करेगा, रॉड से, अब ये रॉड पे किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है, रॉड से कहाँ चला जाए बेटा, सॉल्यूशन में चला जाए। और सॉल्यूशन में जाने पर क्या करेगा, ये जैसे ही ये सॉल्यूशन में जाएगा तो ये आयन के रूप में जाएगा। तो सपोज़ कि इसके ऊपर अगर n पॉजिटिव चार्ज है तो ये n इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, n इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, छोड़ के जाएगा। आप इसको यहाँ लिखिए या यहाँ लिखिए, एक ही बात है। आप इसको यहाँ लिखिए या यहाँ लिखिए, एक ही बात है। यहाँ लिखेंगे तो प्लस के साथ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे तो माइनस के साथ लिखेंगे। इसका मतलब कि इसने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया। कहाँ छोड़ दिया, कहाँ छोड़ दिया, रॉड पर। कहाँ छोड़ दिया, रॉड पर। और ये कहाँ चला गया, सॉल्यूशन में। कहाँ चला गया, सॉल्यूशन में। तो जैसे ये सॉल्यूशन में जाएगा तो ये एक्वस फॉर्म में हो जाएगा। तो ये प्रोसेस आपको जो प्रोसेस दिख रहा है, ये प्रोसेस आपको किस चीज़ का दिख रहा है बेटा, ये प्रोसेस आपको किस चीज़ का दिख रहा है, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस दिख रहा है। और जैसे ही ये इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन छोड़ा, नेगेटिव चार्ज छोड़ा, तो ये नेगेटिवली चार्ज हुआ कि नहीं, ये कैसा चार्ज हो गया, नेगेटिवली चार्ज हो गया। और नेगेटिवली चार्ज को हम क्या कहते हैं बेटा, नेगेटिवली चार्ज को हम क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। तो इस तरीके से जहाँ पर आपका ऑक्सीडेशन होगा, जहाँ इलेक्ट्रॉन रॉड पर छोड़ दिया जाएगा, जहाँ पर रॉड से सॉल्यूशन में आयन के रूप में मेटल के एटम्स जो हैं आयन के रूप में जाएंगे, उनको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन कहेंगे। और ये प्रोसेस कहाँ होगा, एनोड पर होगा। और इसको जो ये प्रोसेस होता है, इसकी वजह होती है, इसका एक कारण होता है। ये यूं ही नहीं होता है, इसके पीछे कारण होता है। और वो कारण क्या है, उसके भीतर जो दो तरह के प्रेशर काम करते हैं। इसके भीतर एक आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सॉल्यूशन प्रेशर काम करता है, और दूसरा आपका ऑस्मोटिक प्रेशर काम करता है। तो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन प्रेशर जो होता है, धातु का विद्युत अपघटनी विलयन दाब, धातु का विद्युत अपघटनी विलयन दाब, धातु का विद्युत अपघटनी विलयन दाब। इस दाब के कारण, इस दाब के कारण, पहली प्रॉपर्टी है, इस दाब के कारण क्या होता है, मेटल रॉड से कहाँ जाते हैं, एटम ऑफ मेटल रॉड से सॉल्यूशन में आयन के रूप में जाते हैं, ठीक है। और एनोड का फॉर्मेशन हो जाता है, एनोड का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट आपका दूसरा चीज़ जो काम करता है, जिस वजह से आपका परासरण दाब, इसे कहते हैं आयनों का परासरण दाब। किसका, आयनों का परासरण दाब। आयनों का परासरण दाब क्या होता है बेटा, जिसकी वजह से आपका ये जो सॉल्यूशन है,
ये जो सॉल्यूशन है इसमें जो उपस्थित ये आयन है, ये आयन क्या करेंगे, सॉल्यूशन को छोड़ करके इस रॉड पर जाएंगे, सॉल्यूशन को छोड़ करके रॉड पर जाएंगे और रॉड को क्या कर देंगे, नेगेटिवली चार्ज से पॉजिटिवली चार्ज, वहाँ से नेगेटिव आयंस को ले लेंगे और पॉजिटिवली चार्ज कर देंगे रॉड को अपने, तो क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। कैसे होंगे, देखिए कि आपके ऊपर जो ये N आवेश है वो क्या करेगा, रॉड के ऊपर उपस्थित इलेक्ट्रॉन को लेगा, ठीक है, और लेने के बाद अपने क्या करेगा, निक्षेपित हो जाएगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा, वहाँ जम जाएगा रॉड के ऊपर जाके। जानती, कहाँ जमेगा, रॉड पर, रॉड पर निक्षेपित हो जाएगा। और इस प्रोसेस में आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, यानी रिडक्शन हो रहा है, यानी क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। और ऐसी परिस्थिति में क्या बनता है बेटा, ऐसी परिस्थिति में जो रॉड होगा, है ना, जो रॉड होगा, जो इलेक्ट्रोड होगा, वो कौन सा इलेक्ट्रोड बनेगा, ये कौन सा इलेक्ट्रोड बनेगा, कैथोड। कैसा इलेक्ट्रोड बनेगा, कैथोड। यानी कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन होता है, कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन होता है। एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका इलेक्ट्रोड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब दोनों ही परिस्थितियों में क्या होता है, द्विस्तर कैसे बनता है वो देख लेते हैं। कि आपने जैसे यहाँ पे, यहाँ देख लीजिए, तो यहाँ क्या होगा कि जब जिंक बाहर आएगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन छोड़ के आएगा, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, ठीक है, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। और इसको काउंटर करने के लिए यहाँ पॉजिटिव चार्ज इसके दोनों ओर आ जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या डेवलप हो जाएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। क्या डेवलप हो जाएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। इसी का उल्टा तब होता है जैसे आपने कॉपर का अगर ले लिया, है ना, अगर आपने यही इलेक्ट्रोड किस चीज़ का ले लिया, कॉपर का ले लिया, कॉपर का आपने रॉड लिया और उसको कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल दिया, ठीक है। तो अब यहाँ क्या होगा कि रिडक्शन होगा, ये कॉपर के जो आयन हैं वो कहाँ जाएंगे, रॉड पर जाएंगे और यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेकर के यहाँ पर निक्षेपित हो जाएंगे और अपना पॉजिटिव चार्ज, ये जो अपना पॉजिटिव चार्ज है वो रॉड को दे देंगे। तो जब अपना पॉजिटिव चार्ज ये रॉड को दे देंगे तो इस पर ये पॉजिटिव ऐसे सेंटर डेवलप हो जाएगा, ये रॉड जो होगा कैसा हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है। और इसके चारों ओर सल्फेट आयन का नेगेटिव काउंटर लेयर बन जाएगा। तो इस तरीके से ये जब ये पॉजिटिव का चार्ज बन जाएगा, पॉजिटिव कैथोड हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, कैथोड बन जाएगा। ऊपर क्या बना था, एनोड बन गया था। तो इस तरीके से बेटा यहाँ पे अगर आप रिएक्शन लिखेंगे, सेल रिएक्शन लिखेंगे, तो कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस आयन से कहाँ जा रहा है, कॉपर रॉड पे जा रहा है और सॉलिडिफाई हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से आप इसका इलेक्ट्रोड का रिप्रेजेंटेशन करेंगे, इलेक्ट्रोड का, इलेक्ट्रोड रिप्रेजेंटेशन, इलेक्ट्रोड का रिप्रेजेंटेशन जान जाएंगे तो सेल का रिप्रेजेंटेशन जान जाएंगे। सेल का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए जब हम सेल रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, तो उसमें एक आपका एनोड होता है, एक आपका कैथोड आता है। तो पहले हम एनोड वाला हिस्सा लिखते हैं, फिर डबल लाइन लगाते हैं और फिर कैथोड वाला हिस्सा लिखते हैं। अब जैसे यहाँ पर आपने देख लिया कि कैथोड का रिप्रेजेंटेशन हम कैसे कर रहे हैं, तो यहाँ आप एनोड का रिप्रेजेंटेशन करना भी देख सकते हैं कि कैसे करते हैं। कि आपका जिंक था सॉलिड फॉर्म से, है ना, कहाँ गया, जिंक आयन फॉर्म में एक्वस सॉल्यूशन में। तो ये सेल इलेक्ट्रोड रिप्रेजेंटेशन है एनोड का, किसका, एनोड का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। ये एनोड का रिप्रेजेंटेशन है, ये कैथोड का रिप्रेजेंटेशन है। अब दोनों को मिला दोगे तो आपका बन जाएगा सेल का रिप्रेजेंटेशन। जैसे उधर था जिंक सॉलिड, यहाँ एक खड़ी लकीर बनाएंगे, कहाँ गया, किस फॉर्म में गया, 2 पॉजिटिव चार्ज के फॉर्म में गया,
एक्वस सोल्यूशन हो गया। फिर ये सेल बना देंगे, है ना, ये 2 लाइन आपको सेल को बताता है। उसके बाद आपका जो प्रोसेस चल रहा है रिडक्शन का प्रोसेस, वो शो करेंगे कि कॉपर जो है वो 2 पॉजिटिव चार्ज एक्वस फॉर्म में था, कहाँ चला गया, सॉलिड हो गया, जा कर के कहाँ सॉलिडिफाई हो गया, रॉड पर। तो दिस इज़ योर सेल रिप्रेजेंटेशन। ये टोटल आपका क्या हो गया, सेल रिप्रेजेंटेशन हो गया, जिसमें आप बाईं ओर हमेशा एनोड को रिएक्शन को और दाईं ओर आप कैथोड के रिएक्शन को दिखाते हैं। ठीक है। तो बच्चों आपने देखिए यहाँ पे आपने कैसे क्या क्या देख लिया। यहाँ आपने देख लिया कि कैसे हमारा इलेक्ट्रोड है और इलेक्ट्रोड किस तरीके से दो तरह के इलेक्ट्रोड्स आपके होते हैं। एक आपका कैथोड होता है और दूसरा आपका एनोड होता है, और किस तरह इसका जेनरेशन होता है, किस तरह आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जेनरेट करता है। अब इसको एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि कैसे आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट हो रहा है। आइए एक छोटा सा बचपन वाला एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। देखिए इस एक्सपेरिमेंट में आप एक वेसल लीजिए, ठीक है। इस वेसल में आप एक रॉड रखिए, ठीक है। ये रॉड किस चीज़ की है बेटा, जिंक की है। ये आपकी रॉड किस चीज़ की है, जिंक की रॉड है, ठीक। अब इसमें हम क्या करते हैं, एक सॉल्यूशन डाल देते हैं, एक सॉल्यूशन डाल देते हैं। अब ये सॉल्यूशन किस चीज़ का है, ये सॉल्यूशन अब जिंक सल्फेट का ना लेकर के कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लीजिए, ठीक है। अब ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन आपका ब्लूइश कलर का है, ठीक है। अब कुछ देर के लिए इसको छोड़ दीजिए। कुछ देर के लिए जब आप छोड़ देते हैं तो देखेंगे आफ्टर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम ये आपका जो रॉड है, ये रॉड पहले की अपेक्षा क्या हो गया, पतला हो गया। पहले की अपेक्षा क्या हो गया, पतला हो गया। रॉड गेट थिनर, पतला हो गया, ठीक है। और इसके भीतर आप एक और क्या चेंज देखेंगे, चेंज ये देखेंगे कि यहाँ पे कुछ ब्राउनिश सा इकट्ठा हो गया है। एक्चुअली दिस इज़ कॉपर का प्रेसिपिटेट होता है, ठीक है। और ये जो सॉल्यूशन का कलर था, ये कलर ऑफ सॉल्यूशन भी जो है वो क्या हो गया, ब्लूइश कलर हट गया, है ना। तो ऐसा क्यों हो गया, ऐसा इसलिए हो गया बेटा क्योंकि इस जिंक से रॉड से इस जिंक रॉड से इस जिंक रॉड से जिंक आयन के फॉर्म में सॉल्यूशन में आ गया। और जब ये आयन के फॉर्म में सॉल्यूशन में आ गया तो इसने क्या किया, इस कॉपर को कहा तुम अब हटो यहाँ से, ठीक है। और बेचारा ये कॉपर करता तो क्या करता भाई, इसका तो रिड्यूसिंग पावर कम है, तो ये क्या करेगा बेचारा, चुपचाप जो है इसके द्वारा छोड़े गए इलेक्ट्रॉन को लेगा और सॉलिडिफाई हो गया, प्रेसिपिटेट बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की प्रक्रिया होती है। और कैसे देखिए आपका जो है चार्ज विस्थापित हो जाता है। समझ में आ रही बात। तो यही काम जब आपके दो अलग अलग इलेक्ट्रोड्स के रूप में होता है और उसको जोड़ दिया जाता है तो आपका क्या बन जाता है बेटा, सेल बन जाता है। क्या बन जाता है, सेल बन जाता है। तो आइए देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैसे बनेगा, ठीक है। अब आप क्या करिए, एक तरफ आप जो है जिंक वाला इलेक्ट्रोड रखिए, थोड़ा टेढ़ा हो गया फिगर, एक सेकेंड। एक तरफ हम लोग जिंक का इलेक्ट्रोड रखते हैं
और दूसरी तरफ हम लोग क्या रख लें, कॉपर वाला इलेक्ट्रोड रख लेते हैं। ठीक है, ये आपका कॉपर का इलेक्ट्रोड है, ये आपका जिंक का इलेक्ट्रोड है। अब इसको आप क्या करिए, एक कुंजी से जोड़ देंगे। ठीक है, एक कुंजी बना देते हैं ऐसा, ये कुंजी जैसा कुछ, और इसमें एक वोल्टामीटर लगा देते हैं और ये आपका जुट गया। ठीक है, तो ये जैसे ही जुटता है जोड़ने के पहले भाई इसमें आपको सोल्यूशन भर देना है, कंप्लीट कर देना है, ऐसे नहीं छोड़ देना है। ये आपका CuSO4 का सोल्यूशन हो गया, ये आपका ZnSO4 का सोल्यूशन हो गया। ठीक है, उसके बाद इसको करना क्या होता है बेटा, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है फॉर द बैलेंसिंग ऑफ द आयंस, यहाँ पर एक आप क्या लगाएंगे, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिसे कहते हैं सॉल्ट ब्रिज। क्या कहते हैं, सॉल्ट ब्रिज। ये सॉल्ट ब्रिज बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये सॉल्ट ब्रिज नहीं लगेगा तो फिर हमारा जो आयन जनरेट होगा उसकी बैलेंसिंग नहीं होगी और एक्स्ट्रा चार्ज और एक्स्ट्रा वोल्टेज डेवलप होने लगेगा, जिसे इंटरनल वोल्टेज कहते हैं। ठीक है, तो वो नहीं होना चाहिए। अब ये जो है आपका एनोड का काम करता है, बिकॉज़ यहाँ ऑक्सीडेशन होगा, और ये आपका कैथोड का काम करता है। ठीक है, तो ये सारी प्रक्रिया आप पहले भी समझ चुके हैं कि यहाँ से जिंक जो है वो आपका जो बाहर जाएगा आयन के रूप में, है ना, और आपके इसको क्या कर देगा, नेगेटिवली चार्ज कर देगा। ठीक है, और इस पे आके कौन आएगा, काउंटर आयन के फॉर्म में सल्फेट जिंक आयन बाहर से आकर के एक लेयर बना देगा। ठीक है, और आपका पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से यहाँ से क्या होगा, कॉपर आके निक्षेपित होके अपना पॉजिटिव चार्ज रॉड कर दे देगा और धनोद यानी एनोड बना देगा, बाहर से सल्फेट आयन काउंटर आयन बना देगा। अब यही काउंटर आयन जब एक्स्ट्रा होते हैं ना बेटा, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर इसके भीतर जो है साल्ट ब्रिज के भीतर जो है एगर एगर का पेस्ट भरा होता है। ठीक है, और इसके साथ आपका KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट या KCl वगैरह भरा होता है। ज़्यादातर आपका यही यूज होता है। तो इसमें से इसका चार्ज का बैलेंस करने के लिए ये सॉल्ट जो है, इसमें जो भरा हुआ सॉल्ट है, ये उसको क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है। इसके पॉजिटिव चार्ज को नाइट्रेट न्यूट्रलाइज करेगा, पॉजिटिवली चार्ज को नाइट्रेट न्यूट्रलाइज करेगा, और नेगेटिवली चार्ज को पोटेशियम न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये साल्ट ब्रिज का बहुत बड़ा रोल होता है। और इस तरह के जो आपका इक्विपमेंट बना बेटा, इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं, जिसमें एनोड पर जिंक जो है वह रॉड से कहाँ जा रहा है, आयन के रूप में सॉल्यूशन में जा रहा है और इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है। और यहाँ पर कॉपर क्या कर रहा है, कॉपर आयन के फॉर्म में सॉल्यूशन में है और वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या हो जाएगा, निक्षेपित हो जाएगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि इस पर क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया हो रही है, और इस पर क्या हो रही है, रिडक्शन की प्रक्रिया हो रही है। अगेन सेल रिएक्शन वगैरह कैसे होगा सब आपने देख लिया। उस तरीके से आप इसको कंबाइंड फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कंबाइंड फॉर्म में लिखने के लिए ऐसे लिखेंगे, जिंक सॉलिड प्लस कॉपर 2 + aqueous गिव्स जिंक एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड। इस तरीके से आप इसका सेल रिएक्शन लिख सकते हैं। सेल रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी बताया जा चुका है, वैसे ही सेल रिप्रेजेंटेशन कर देंगे। ठीक है, अब बेटा देखिए, इसमें एक और चीज़ आप नोट कर लीजिए कि अगर हम यहाँ पर इसका
जो सॉल्यूशन ले रहे हैं, यहाँ जो सॉल्यूशन ले रहे हैं दोनों का, अगर हम 1 मोलर सॉल्यूशन ले रहे हैं, है ना, और टेम्परेचर हमारा 25 डिग्री सेल्सियस है और प्रेशर हमारा कितना है, 1 एटमॉस्फेयर है, यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर है। तो ऐसी परिस्थिति में जो हमारा वोल्टेज बताएगा इस सेल का, वो कितना बताता है, 1.1 वोल्ट। 1.1 वोल्ट नोट कर लीजिए कि स्टैंडर्ड जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होगा आपका, उसका जो आपका वोल्टेज होगा वो कितना होगा, 1.1 वोल्ट होगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल, यही सेल कैसे इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए, मैंने ये फिगर जो है पहले से इसलिए ड्रॉ कर लिया सो दैट कि आपका थोड़ा सा टाइम जो है वो क्या हो जाए, सेव हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में जिंक की रॉड डाली गई है और यहाँ कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर की रॉड डाली गई है और ये तीनों इक्विपमेंट सेम है। अंतर क्या है कि यहाँ पर बेटा देखिए, एक एक्सटर्नल जो है आपको सेल जोड़ा गया है, एक्सटर्नल सेल जोड़ा गया है जिसका जो वोल्टेज है, एक चीज़ बताना भूल गई थी मैं कि जो आपने यहाँ पे ये देखा था, ये इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E0 कहते हैं, सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं ना, और सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है E कैथोड प्लस E एनोड। ठीक है, इसको भी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे जो आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का देखा था उसका 1.1 वोल्ट देखा था, उसका कितना देखा था, 1.1 वोल्ट देखा था। अब ये जो बाहर से आपका ई लग रहा है, ई एक्सटर्नल जिसे आप कह सकते हैं, ई एक्सटर्नल इसे आप कह सकते हैं, अगर ये आपका क्या है, लेस देन 1.1 है, लेस देन 1.1 है, तो जो आपका सेल है वो बिल्कुल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह काम करेगा, यानी आपका जो जिंक होगा वो नेगेटिवली चार्ज्ड होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा और इधर की ओर एनोड से इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर से होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बेटा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से होता है, एनोड से कैथोड की ओर। ठीक है, और करंट का फ्लो आप जानते हैं इसका उल्टा होता है, कैथोड से एनोड की ओर। ठीक है, ये आपका इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ज़रूर से अलग से नोट कर लेना चाहिए कि आपका इलेक्ट्रॉन का फ्लो किस तरह से होता है, किस में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, किस में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। अब इसको हम जो है समझते हैं कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल ये कैसे हो जाता है। अगर हम इसमें बाहरी जो रखे हैं ई, है ना, सेल, उसका अगर हम वोल्टेज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 1.1 वोल्ट कर दें, इसका ऑलरेडी 1.1 वोल्ट है, तो ये इधर से इलेक्ट्रॉन को फ़्लो करेगा और इधर से करंट को फ़्लो करेगा, लेकिन ये इसको हिंडर करेगा। तो इस तरीके से ये सेल जो है वो नो रिएक्शन के फॉर्म में आ जाएगा, इसमें सेल बंद पड़ जाएगा, ये सेल काम नहीं करेगा, नो वर्किंग, यहाँ सेल वर्क नहीं करेगा। ठीक है, समझ में आ रही बात। अब अगर हम इसको केस को क्या कर दें, E0 को ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट कर दें, ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट कर दें और ये 1.1 वोल्ट है, तो यहाँ पर जो रिएक्शन है, जितने भी रिएक्शंस हैं वो क्या हो जाएंगे, रिवर्ट हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे। यानी कि यहाँ आपका कैथोड पर, यहाँ आपका कैथोड पर ऑक्सीडेशन होने लगेगा और एनोड पर रिडक्शन होने लगेगा। ठीक है, और ऐसी परिस्थिति को हम क्या कहेंगे, ऐसी परिस्थिति में जो सेल हो जाएगा तो इसको हम क्या कहेंगे, कौन सा सेल कहेंगे बेटा, ऐसी परिस्थिति में जहाँ एनोड पर रिडक्शन हो जाए, एनोड आपका पॉजिटिव चार्ज हो जाए, कैथोड आपका नेगेटिवली चार्ज हो जाए, वहाँ ऑक्सीडेशन होने लग जाए, सारी चीज़ें उल्टी हो जाएंगी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की अपेक्षा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल कुछ
अलग चीज़ नहीं है, बस क्या है, एक कंडीशन है जहाँ पर कैथोड एनोड की तरह और एनोड कैथोड की तरह बिहेवियर करने लगता है। ठीक है। अब अगर आप देखना चाहें तीनों सेल स्थिति में कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो और करंट का फ्लो किधर से किधर की ओर हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का तो आपको दिख रहा है कि कैसे हो रहा है ना। इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से हो रहा है, देखिए इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहाँ से एनोड से कैथोड की ओर हो रहा है। ठीक है। और जबकि कैथोड से एनोड की ओर हो रहा है करंट का। और इसी का जस्ट अपोजिट वाइस वर्सा, इसी का जस्ट अपोजिट कैसे हो जाएगा, किस में हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो क्या हो जाएगा, कैथोड से एनोड की ओर हो जाएगा, कैथोड टू एनोड हो जाएगा, है ना। और फिर करंट कैसे बहेगा बेटा, एनोड से कैथोड को बहेगा। ठीक है, यानी उल्टा हो गया। ठीक, सेल रिएक्शन और सेल रिप्रेजेंटेशन हमारा सेम रहेगा, है ना। हमें सेल रिएक्शन लिखते समय या वही से ही लिखेंगे जैसे आप लिखते हैं, है ना। यहाँ पे आप लिखेंगे जिंक सॉलिड से, उस पर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो सॉलिड दिखाएंगे, सॉलिड रिएक्ट कर रहा है कॉपर एक्वस, तो दे रहा है आपका जिंक एक्वस प्लस ये क्या हो जाएगा, कॉपर सॉलिडिफाई। ठीक, यहाँ उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। कॉपर आपका सॉलिड से रिएक्शन करेगा, जिंक एक्वस को हटा देगा और जिंक सॉलिडिफाई होगा और कॉपर का आयन जो है सॉल्यूशन में बढ़ेगा। किस केस में, इलेक्ट्रोलिटिक सेल के केस में। ठीक है। सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल का जो आपका बेटा रिप्रेजेंटेशन है वो आपका सेम ही रहेगा। पहले आप एनोड को रिप्रेजेंट करेंगे, डबल लाइन लगाएंगे, फिर आप कैथोड को रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ भी आप वही करेंगे, एनोड को रिप्रेजेंट करेंगे, सेल लगाएंगे और कैथोड को रिप्रेजेंट करेंगे। तो सेल रिप्रेजेंटेशन आपका चेंज नहीं होना है। इसके बाद आइए देखते हैं आपके जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है। इसमें सबसे पहली टर्मिनोलॉजी है बेटा इलेक्ट्रोड की, वो आप समझ चुके हैं। इसके बारे में हम लोगों ने काफ़ी चर्चा कर चुकी है कि इलेक्ट्रोड आपका क्या होता है, कैसे बनता है, कितने प्रकार का होता है। उस पर अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की हम बात करें तो इस पर आपका रिडक्शन होता है, इस पर आपका ऑक्सीडेशन होता है, ये आपका पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है और ये आपका नेगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है, इतनी बात आप कर चुके हैं। उसके बाद दूसरी जो बात है वो है आपकी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड की। जब बेटा हम किसी भी चीज़ का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्ञात करते हैं तो उसको ज्ञात करने के लिए हमें एक इलेक्ट्रोड तो उसका लेना होता है जिसका हमें ज्ञात करना है, और दूसरा जो हमें लेना होता है वो हमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड लेना होता है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड लेना होता है इसलिए ऐसा लेना होता है क्योंकि उसके संदर्भ में, उसके रिलेशन में ही हम उसका पोटेंशियल ज्ञात कर सकते हैं। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड के रूप में मेनली जो है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को यूज किया जाता है, मेनली हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को यूज किया जाता है। इसके अलावा कैलोमल इलेक्ट्रोड भी यूज किए जाते हैं। ठीक है,
तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या कैलोमल इलेक्ट्रोड को यूज किया जाता है। हाइड्रोजन को इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि इसका जो E0 होता है उसको 0.0000 वोल्ट हम कंसीडर करते हैं प्लस माइनस में। प्लस माइनस का मतलब कि ये एनोड के साथ कैथोड की तरह और कैथोड के साथ एनोड की तरह बिहेव करता है। ठीक है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होता है उसके बारे में समझ लेते हैं। इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं, SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, SHE। ठीक है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होता है बेटा, उसमें क्या करते हैं कि आपका इलेक्ट्रोड जो बनता है उस इलेक्ट्रोड में एक प्लेटिनम की जो है वो तार डाल दी जाती है। ठीक है, और इलेक्ट्रोड का जो ये चैम्बर होता है इसमें से हाइड्रोजन गैस जो है वो डाली जाती है और अंदर जो सॉल्यूशन होता है वो HCl का सॉल्यूशन ले लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से H2 गैस प्रवाहित की जाती है और यहाँ से आपका जो है प्लेटिनम का एक प्लेट जो है डाल दिया जाता है रॉड के ज़रिए। ये प्लेटिनम का प्लेट है और ये प्लेटिनम की रॉड है। ठीक है, तो ये प्लेटिनम का जो प्लेट है उसके सहारे ये H2 गैस जो है वो इलेक्ट्रोड का काम करता है, जिसका E0 जो है वह कितना होता है बेटा, 0.000 वोल्ट प्लस माइनस होता है। ठीक है, तो अब इसमें सेल रिएक्शन को अगर आप समझना चाहें तो कैसे समझेंगे, जो कि शुद्ध हाइड्रोजन जो होता है वो प्लेटिनम की सतह पे जाके क्या हो जाता है, एड्जॉर्ब हो जाता है, अवशोषित हो जाता है और जो HCl में विलयन में विलीन हो जाता है बाकी चीज़ें। तो प्लेटिनम का जो इलेक्ट्रोड होता है वो अधिशोषित हाइड्रोजन गैस तथा HCl में जो घुला हुआ हाइड्रोजन आयन है उन दोनों के बीच एक साम्य स्थापित करता है। देखिए कैसे, H2 गैस 2H प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये इसका रिएक्शन होता है जो इस सेल के भीतर होता है। ठीक, अब जैसा इलेक्ट्रोड लगेगा ये वैसा बिहेव करने लगता है। अगर ये एनोड के साथ लगाया गया, मतलब कोई ऐसा रॉड लगाया गया है ना जो इससे नेगेटिव सेंटर में जा कर के रिडक्शन पोटेंशियल शो करता है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल इससे नेगेटिव होता है तो वो एनोड की तरह काम करेगा, और अगर इससे पॉजिटिव वाला लगेगा तो वो कैथोड की तरह काम करेगा। आप सीधे से बात ये समझ लीजिए कि अगर इसके संग लगने वाला इलेक्ट्रोड एनोड है तो ये कैथोड की तरह बिहेवियर करेगा, और अगर ये कैथोड है तो एनोड की तरह बिहेवियर करेगा। ठीक है, समझ रहे हैं। तो अगर ये एनोड की तरह बिहेव करेगा, अगर ये एनोड की तरह बिहेव करेगा तो इसका रिप्रेजेंटेशन हम कैसे बनाएंगे, H2G यानी गैसेस फॉर्म किसके ऊपर अधिशोषित है, प्लेटिनम के ऊपर। ठीक है, कहाँ जा रहा है, हाइड्रोजन आयन के फॉर्म में जा रहा है, सॉल्यूशन के भीतर जा रहा है। ठीक है, तो ये अगर एनोड की तरह रिप्रेजेंट करेंगे तो इस तरह करेंगे, और अगर कैथोड की तरह रिप्रेजेंट करेंगे तो फिर इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा कि H प्लस आयन है एक्वस सॉल्यूशन के भीतर, वो कहाँ जा रहा है, H2 गैस के फॉर्म में, H2 गैस के फॉर्म में कहाँ जाएगा, प्लेटिनम रॉड के ऊपर कॉमा लगा के। ठीक है, तो ये जो है इसका रिप्रेजेंटेशन है। अगर ये एज ए एनोड काम करता है तो, और अगर ये एज ए कैथोड काम करता है तो। ठीक है, बाकी आप चाहें तो इसका प्रेशर बराबर 1 एटमॉस्फेयर और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बराबर 1 मोलर लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इसको
दर्शाया जाता है, जिसमें इसका E0 का मान जो है वो 0 होता है। ठीक है, तो ये आपका इस SHE यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। ठीक, इसके बाद बेटा अगला टर्म है आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हर इलेक्ट्रोड का अपना एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है जो डेफिनिट होता है, जो SHE के साथ जोड़कर प्राप्त किया जाता है, उसे इसका हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। केस क्या होता है? एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर जब भी हम कोई सेल को SHE से जोड़ देते हैं, और SHE के साथ जोड़ने पर जो हमारा इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल आता है, इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल आता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं, शॉर्ट में SP, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड पोटेंशियल कहते हैं। ये आपका दो तरीके का होता है, एक आपका होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एक आपका होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और दूसरा आपका होता है बेटा रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? जब हम एक इलेक्ट्रोड लेते हैं, कोई भी एक इलेक्ट्रोड लिया, हम पूरा फिगर बार बार नहीं बनाएंगे, ठीक है। मान लीजिए आपने कोई एक इलेक्ट्रोड लिया और दूसरा आपने क्या लिया? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिया। मान लीजिए आपने यहाँ पे SHE लिया और यहाँ पे आपने कोई एक सिंपल इलेक्ट्रोड ले लिया, कोई भी मेटल का इलेक्ट्रोड ले लिया, मेटल का इलेक्ट्रोड ले लिया। तो अगर मेटल का इलेक्ट्रोड, अगर आपके मेटल इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया हो रही है, तो हमारा जो पोटेंशियल मिलेगा वो क्या मिलेगा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मिलेगा। क्या मिलेगा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मिलेगा। और अगर मेटल इलेक्ट्रोड पर आपके रिडक्शन की प्रक्रिया हो रही है, अगर मेटल इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन हो रहा है, तो हमारा रिडक्शन पोटेंशियल मिलेगा। समझ में आ रही बात? और ये जो वैल्यू मिलती है वो कैसी मिलती है? दोनों ही पॉजिटिव वैल्यू मिलती है। ठीक है, यानी आपका जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिलेगा वो अगर ऑक्सीडेशन को फॉलो कर रहा है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, और अगर उस रॉड पे रिडक्शन हो रहा है तो रिडक्शन पोटेंशियल हम उसका कैलकुलेट करते हैं। समझ में आ रही बात? तो ये हुआ आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। लेकिन बेटा लिखने का जो तरीका होता है, हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भले ही दो तरीके से नापते हैं, बट जो हमारा स्टैंडर्ड, ये हमेशा नोट करके रख लीजिए, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो हमेशा हम लिखते हैं वो किस फॉर्म में लिखते हैं? रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में लिखते हैं। रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में लिखते हैं। कैलकुलेट भले ही कर लेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के फॉर्म में, लेकिन ऑलवेज रिटन इन फॉर्म ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। ये हमेशा के लिए आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए कि आपका जो भी ये लिखा जाता है, ये हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल ही लिखा जाता है। समझ में आई बात? ये एकदम से नोट कर लीजिए। ये ज़्यादा मोटा हो गया, इसको पतला करना होगा। एक मिनट, ज़्यादा पतला हो गया क्या?
ज़्यादा पतला हो गया। ठीक है, अब सीखें। अब आपको दिख रहा होगा, इसको एकदम से हाईलाइट कर लीजिए। ठीक है, कि ये इसी तरीके से हम यूज करते हैं कि अगर हमको पॉजिटिव भी मिल रहा है वैल्यू तो हम उसको फिर नेगेटिव कैसे, देखिए कैसे करते हैं। IUPAC के अनुसार, IUPAC 1957 ने कहा कि आपका जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो माइनस होता है, चिन्ह परिपाटी की अभी यहाँ बात हो रही है, नेगेटिव वैल्यू होती है, माइनस फॉर्म में होता है, नेगेटिव फॉर्म में होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, या इक्वल टू होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो अगर आपका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है उसको आप देखेंगे तो वो रिडक्शन पोटेंशियल के नेगेटिव वैल्यू के बराबर ही होगा। या अगर आप बात करें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की, है ना बेटा, तो वो इसके बराबर होगा नेगेटिव वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, या आपका पॉजिटिव वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि अगर आप रिडक्शन पोटेंशियल ज्ञात कर रहे हैं तो आप एज इट इज़ लिख देंगे, लेकिन अगर आपके पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है तो आप उसको रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में चेंज करके नेगेटिव वैल्यू के साथ, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव के साथ ही उसको यूज़ करेंगे। इसके लिए आप एक दो एग्जांपल्स लेकर के समझ सकते हैं। देखिए सवाल देख लेते हैं। मान लीजिए कि आपका सवाल है कोई अब देखिए ये एग्ज़ाम्पल है आपका कि जिसमें जिंक और सिल्वर दो ऐसे इलेक्ट्रोड हैं जिनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्रमशः इतना और इतना है। ठीक है, ये जिंक के और सिल्वर का दोनों का दिया गया है। अब आपको पूछ रहा है कि सेल का मानक विभव क्या है, तो ई ऑफ द सेल आपको पूछ रहा है, ई सेल आपका पूछ रहा है ना। अब आप ये जानते हैं कि ई सेल बराबर होता है आपका ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, ये होता है आपका। ठीक, अब आप ये बताइए कि इसने ये तो दे दिया है, लेकिन क्या आपको ये पता चल रहा है कि कौन सा कैथोड है कौन सा एनोड। आप इन दोनों को अगर आप सेल को देखिए तो यहाँ पर भी 2+ से जिंक बन रहा है, यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर भी आपको क्या दिखा दे रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखा दे रहा है। यहाँ पर भी आपको गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखा दे रहा है, यहाँ भी आपको रिडक्शन दिखा रहा है, यहाँ भी आपको रिडक्शन दिखा रहा है। लेकिन आपको पता है कि आपको एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो यानी अब आपको ये पता करना होगा कि इन दोनों में से कौन एनोड का काम करेगा।
तो जिंक जो है आपका एनोड का काम करेगा, जिंक आपका क्या करेगा, एनोड का काम करेगा। तो अब आप देखिए कि यहाँ पर ई जो है जिंक के लिए जो दिया है वो 2+ से जिंक का दिया है कितना, -0.763 वोल्ट। जबकि अगर इसको हम एनोड फॉर्म में, ये क्या है, ये क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल है, ये क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल है। यानी अभी ये रिडक्शन पोटेंशियल है, यानी कि ये किस चीज़ का काम कर रहा है, कैथोड का काम कर रहा है। लेकिन हमको इसको ट्रीट कैसे करना है, एज ए एनोड ट्रीट करना है, जिंक एनोड है। तो जब जिंक एनोड है तो बेटा एनोड का जो सेल बनने का रिएक्शन वो ऐसे बनता है ना। यानी वो सॉलिड फॉर्म से निकल करके एक्वस फॉर्म में जाता है, आयनाइज होता है, इलेक्ट्रॉन देता है रॉड को, है ना। तो इस तरीके से इस चीज़ को हम लोग पहले भी समझ चुके हैं। तो अब देखिए यहाँ पर इस वैल्यू को हम क्या कर देंगे, रिवर्ट कर देंगे। यानी इसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो +0.763 वोल्ट हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद आप इसका कैलकुलेशन कर लेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है। अब आप देखिए कि ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन हमारा, आप अगर दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल ले रहे हैं या दोनों का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ले रहे हैं या एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन ले रहे हैं, कैसे इसको हम यूज़ करेंगे वो फार्मूला आपको मैं नोट करा दे रही हूँ कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड सेल को हमको, ई सेल को हमको कैसे कैसे कैलकुलेट करना होगा। हाउ टू कैलकुलेट ई सेल। ठीक है। इसका पहला कंडीशन बेटा कि जब इन केस कि आपका एनोड और कैथोड, है ना, एनोड पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, अगर आपका इफ़ एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, तो ई सेल बराबर हम निकाल देंगे ई ऑक्सीडेशन एनोड, एक मिनट, सॉरी, ई एनोड प्लस ई कैथोड, यानी ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यानी आप कह सकते हैं ई सेल इज इक्वल टू ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस ई रिडक्शन पोटेंशियल। आप ये फार्मूला लिखेंगे कब, जब कि आपको ऐसा दिया जाए, कैसा दिया जाए, एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल दिया जाए। इस केस में आप ऐसा लिखेंगे। दूसरा केस आप लेंगे जबकि आपके पास कैथोड और एनोड दोनों का ही अपचयन विभव दिया जाए, है ना। एनोड इफ रिडक्शन पोटेंशियल of both electrode are given,
अगर आपका दोनों ही पोटेंशियल कैसा दिया गया है, रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है, तो ऐसी परिस्थिति में आप ई सेल बराबर क्या निकाल देंगे, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई कैथोड माइनस ई एनोड निकाल देंगे। ठीक है, समझ में आ रही बात। अगर दोनों को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है, अब तीसरा केस क्या है, थर्ड केस है बेटा, कि अगर आपका इफ़ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ बोथ इज गिवन, मतलब यहाँ क्या दिया गया है, अपचयन विभव दिया गया है, और यहाँ दोनों का अपचयन विभव दिया गया है, और यहाँ दोनों का ऑक्सीकरण विभव दिया जाएगा, है ना। अगर दोनों ही इलेक्ट्रोड का ऑक्सीकरण विभव सवाल में दिया गया है, तो जो आप ई सेल का फॉर्मूला लगाएंगे बेटा, वो क्या लगाएंगे, ई सेल इज इक्वल टू ई एनोड माइनस ई कैथोड। ठीक है, ई एनोड माइनस ई कैथोड। ठीक, तो ये आपको ई सेल निकालने का 3 फॉर्मूला है। ठीक है, जो आपको ध्यान में रखना है और इसी के आधार पर आपको सवाल लगाना है। ठीक है बेटा, इसके बाद बच्चों इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ स्टार्ट करना है, और मैंने सोचा तो था इसी पार्ट में करने को, लेकिन नेक्स्ट क्लास में मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ लूँगी। ठीक है, देन तब तक के लिए आप इतना काम कर लें, और इससे रिलेटेड जो भी क्यूरीज़ हैं आप ग्रुप में मुझे आस्क कर सकते हैं, अपने नोट्स दिखा सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।